Hello everyone, welcome to Academy. So today 8th of January यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम अभी तुरंत कंडक्ट हुआ है और यहाँ पे आप पेपर देख सकते हो। जीएस पेपर 1 में आपको 3 घंटे दिए जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, जहाँ 250 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन में से सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सारी क्वेश्चन कंपलसरी है, 20 क्वेश्चन सारी क्वेश्चन कंपलसरी है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 शुड बी 150 वर्ड एंड 11 to 20 शुड बी 1 to 50 वर्ड। तो इस बात का ध्यान रखना है और सारे ही क्वेश्चन आपको वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखने होते हैं, अदरवाइज आपसे नेगेटिव मार्क चार्ज कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पहला कह रहा है यहाँ पे, इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। तो जो भक्ति मूवमेंट था उस ड्यूरेशन जो भी लिटरेचर डेवलप हुए थे उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर पे, ये यहाँ पे आपको बताना था। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय का था और यंग बंगाल मूवमेंट जो हुआ था, जो कि इनिशियल या फर्स्ट मूवमेंट कह सकते हो, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, बंगाल से स्टार्ट हुआ था ये सारे रिफॉर्म्स, सारे मूवमेंट। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, उसके उत्थान तथा विकास को इम्पोर्टेंस देते हुए लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है, भारतीय रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया के मुख्य प्रशासनिक मुद्दों तथा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करें। Assess the main administrative issue and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely state। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट को जब यूनिफिकेशन किया जा रहा था इंडिया में, तो क्या क्या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आए थे, सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स आए थे और उनको कैसे वहाँ पे हमने रिजॉल्व किया, इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है 150 वर्ड में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और आपको ये एनसीईआरटी के बेसिस पे भी आप ये सबको कर सकते हो, ये इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे आपको बताना है क्या कारण है लैंडस्लाइड का हिमालयन रीजन में। जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी लिख सकते हैं इसमें कि हिमालयन की हाइट इंक्रीज कर रही है, उसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, its mining industry contributes much less to the gross domestic product in percentage discuss। तो यहाँ जो माइनिंग एक्टिविटी है, हालांकि गोंडवाना लैंड का पार्ट था और गोंडवाना लैंड के पार्ट में मिनरल रिच एरियाज़ हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया के केस में देखा जाता है कि यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी काफ़ी कम है, माइंस हमारे यहाँ काफ़ी कम है, तो जिसका कंट्रीब्यूशन भी आपके जीडीपी पे बहुत कम देखने को मिलता है। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, What are the environmental implication of the reclamation of water bodies into urban land use? Explain and example। तो शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरण प्रभाव क्या है। तो शहरी भूमि जो यूज़ करते हैं जल निकाय करने के लिए, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण के साथ आपको इसका आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन 2022 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट। तो 2022 में बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए और ऐसे इरप्शंस हुए जो काफ़ी हद तक एक्सटेंट हो चुके थे, उस वॉल्केनो में भी इरप्शन हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था 2021 में और इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Why is India considered as subcontinent? Elaborate your answer। तो भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विथ मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल स्ट्रीम। तो एग्जामिन करना है यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम। तो जो ट्राइबल्स के पास नॉलेज है, उनके यहाँ जो जानकारी या जो सांस्कृतिक प्रणालियाँ हैं, ज्ञान है, उसको कंपेयर करना है आपने मेन स्ट्रीम नॉलेज से, ठीक है, और इसका कल्चरल सिस्टम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी। अभी इसके बारे में एक पिछले साल प्रीलिम्स में
एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, गिग इकोनॉमी पे, और यहाँ पे मेंस में पूछा गया है। तो एग्जाम में द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो गिग इकोनॉमी मतलब वो जो मेन स्ट्रीम आप कह सकते हो जॉब का पार्ट नहीं, फॉर एग्जांपल जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होती हैं, जो जोमेटो, स्विगी, तो ये सब आपके मेन गिग इकोनॉमी का पार्ट है। और उसके बारे में लिखना है कि ये इकोनॉमी किस तरीके से वुमेन के एम्पावरमेंट में रोल प्ले कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। अब इसके बारे में ये काफ़ी एनालिटिकल आंसर क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी आपको उसी तरीके से लिखना था कि जो नरमपंथी थे और जो गर्म दल थे, तो नरमपंथी जो जिनका मानना था कि वो असेंबली में बैठ के डिबेट करके पॉलिटिकली एनालाइज करके बताएंगे, तो उनका जो डिमांड होता था कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन का, डोमिनियन स्टेटस का, कि वो पार्टिसिपेशन चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो ये कैसे एक रूल, एक बेस तैयार कर रहा था कंट्री के फ्रीडम मूवमेंट के लिए, इसके बारे में आपको एक कमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके सारे क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी के वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स बताने हैं, जैसे लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपसे बैकग्राउंड्स में जो इवेंट्स हुए थे, जो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे गांधी जी ने, तो उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कल हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने किया था नई तालीम, तो इन सब चीज़ों को भी आप लिख सकते थे कि कैसे नई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम में उन्होंने ये चीज़ें बैकग्राउंड में करवाया था एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए और ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को टैकल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, There arose a serious challenge to the democratic style system between two world wars, evaluate and statement। तो जो डेमोक्रेटिक स्टाइल सिस्टम है, गवर्नमेंट है, दोनों ही वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा सीरियस चैलेंजेस फेस किए थे। इसके बारे में आपको यहाँ पे इस कथन का एक मूल्यांकन देना है, आपको अपने हिसाब से आपको यहाँ पे इलेबोरेट करना है स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेनियस रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन विथ एग्जांपल्स। तो जैसा कि आपको हिमालय का तो पता होगा कि हिमालय कैसे इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसके वेदर कंडीशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पूछा जा रहा है कि जो माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड में वो कैसे लोकल वेदर कंडीशन को इफ़ेक्ट करते हैं, आपको एग्जांपल के साथ बताना था, और एग्जांपल में आप हिमालय भी ले सकते थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ। तो जो आर्कटिक आपका जो ग्लेशियर है, आइसबर्ग्स है जहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक में, उनके मेल्ट होने की वजह से वेदर पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है और क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ चेंज होता है अर्थ पे, इसके बारे में आपको लिखना था। तो जैसे कोल्ड करंट्स होते हैं ये बढ़ जाएंगे, अल नीनो, इस सब का यहाँ पे कंसेप्ट चेंज होने लगेगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो उस एरिया के जो आइसबर्ग है अंटार्कटिक रीजन के मेल्ट होने की वजह से जो न्यूजीलैंड वगैरह जो छोटे छोटे आइलैंड द्वीप हैं उनका क्या हो जाएगा, जो कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज होने लगेंगे, वो डूबने लगेंगे। तो इस सब चीज़ों के साथ और अच्छे से आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। अब इस सब चीज़ों का, इस सब का चार्ट आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा क्लास 8 की बुक में, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है इवन और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बना के। तो यहाँ पे आपको बताना है जो मिनरल रिसोर्सेज है, ऑयल रिसोर्सेज है, उसका क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द मेन सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्यमों के विकास से उत्पन्न होने वाली मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। तो अगर किसी शहर में से बेंगलोर में एग्जांपल दे सकते हैं आप कि वहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है उसके डेवलप होने से वहाँ के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। देखिए आर्थिक प्रभाव में शहर काफ़ी एक्सपेंसिव है, आप ये सब चीज़ें आप बता सकते हो।
और सामाजिक वहाँ पे लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अदर स्टेट से देखिए तो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी एडवांस है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव आपको इस तरीके से बताना था। और आईटी इंडस्ट्री का क्या रोल रहता है शहर के डेवलपमेंट में, ये आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर टू अचीव देम इन इंडिया डिटेल। तो जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने की उपायों का विस्तृत प्रकाश डालिए। तो सर्व शिक्षा अभियान, ये सब चीज़ें जो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया में स्टार्ट की गई थी। तो वहाँ जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए, विवेचना करना है, और इनको कैसे अचीव किया जा सकता है, मैक्सिमम जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन को एजुकेट कैसे किया जाएगा, इसके उपाय भी आपको यहाँ पे सजेस्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। और ये आना ही था ये क्वेश्चन, और इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, हाल फिलहाल में भी न्यूज़ में ही है, 1 महीने से, तो आना ही था ये क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को ये कैसे प्रभावित करता है, क्या ये भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके इकोनॉमी के सेक्शन में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जीएस पेपर 1 में ही पूछा गया है, तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है क्वेश्चन। अब शिफ्ट हो रहे हैं, ये 1-2 साल से हो रहा है ऐसा कि GS1 का क्वेश्चन GS2 में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये अब नॉर्मल बात है। तो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज़ इट बीन अफेक्टिंग इंडिया सोसाइटी ऑल्सो। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। तो इंडिया सोसाइटी में क्या चेंजेस कर सकता है या क्या अफेक्ट डालता है, तो इसके बारे में लिखना है, और कैसे अफेक्ट करता है ग्लोबल सोसाइटी को। फॉर एग्जाम्पल कजाकिस्तान का भी इशू चल रहा है। कजाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनर्स वहाँ पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी कह सकते हो कि एक वन कंट्री है जहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है। तो वहाँ की जो अभी सोसाइटी का जो सीन चल रहा है, क्राइसिस जो चल रहा है, सिविल वॉर जो चल रहा है, उसकी वजह से इंटरनेट बंद है और वहाँ पे माइनिंग अभी बंद हो गया, और जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू लो हो गई है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की सोसाइटी में क्या अफेक्ट करता है ये लिखना था आपको। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यू, इनैमोरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। भारतीय सामाजिक पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तन का विवरण दीजिए। तो भारत के समाज में जो सामाजिक मूल्य है, जो ट्रेडिशन है, वो कैसे मेंटेन रह सकता है कंटिन्यूटी के साथ, उसको इनैमोरेट करके लिखना है आपको, और क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं समाज में वक्त के साथ, यहाँ पे ये भी बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 हमने देख लिया। क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं जैसा कि ऐसे पेपर में हुआ था। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन बहुत ही फिलोसफिकल थे, लेवल काफ़ी टफ था, और यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल को काफ़ी बैलेंस किया गया है। तो ये था आज UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 मेंस का GS पेपर 1 का क्वेश्चन। ठीक है, GS पेपर 1 का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।